Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is this is lecture 11, and the topic for today's lecture is earthquakes. So, because this is an engineering geology subject, and earthquake is very relevant to this course. And besides this course, earthquakes, being a civil engineers, we are greatly concerned with earthquakes because any civil structure is susceptible to earthquake. So we must know before or after the start of project, we must know about the earthquake zone of that specific area. So as you can see, before earthquake, the building or this structure was like this, and after earthquake, this structure looks like this. So this is how earthquake is dangerous to any civil structure, and obviously the occupants which are living inside that building or which are utilizing that facility. So earthquakes are, from a safety point of view, we are greatly concerned with them. So let us start earthquakes formally, and let's see earthquake hai kya. So earthquake is a sudden vibration of Earth's surface caused by release of energy or sudden changes inside the Earth. So it means कि earthquake क्या हुआ कि earthquake जो है this is a sudden vibration. अचानक यानी कि जमीन का वाइब्रेट होना, सरफेस अर्थ का वाइब्रेट होना. और वाइब्रेट क्यों होता है कि caused by release of energy or sudden change inside the earth. यानी कि जमीन के अंदर कोई चेंजेस आती हैं या कोई एनर्जी का रिलीज होता है, तो उस वजह से अर्थक्वेक में अर्थ में जो है वो वाइब्रेशन आती है, और उस वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं. So there are some technical terms which are related to earthquakes. So before going to know the earthquake, we must know these terms. So the first term is focus. So what is focus? Focus or center of origin. यानी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब earthquake आते हैं तो हम अक्सर न्यूज़ में बता रहे होते हैं, या ये जो हमारे डिज़ास्टर एंड hazard एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये बताती हैं कि earthquake का जो फोकस था या एपिसेंटर था वो कहाँ पे था. तो अर्थक्वेक बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, अर्थक्वेक यानी कि कहाँ से ये आया, किस जगह से, पॉइंट से ये जो है ना स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक. तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि फोकस. तो फोकस वो जगह है ज़मीन के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. ज़मीन के अंदर किसी डेप्थ पे होता है, सर्टेन डेप्थ पे. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक विद इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज द फोकस. और इस फोकस से फिर आगे जो है वो वेव्स की फॉर्म में ये जो है ये अर्थक्वेक जो है आगे प्रोपेगेट करता है, आगे मूव करता है. तो जहाँ जहाँ तक ये इसकी वेव्स मूव करती जाएंगी वहाँ वहाँ तक वाइब्रेशन, सरफेस पे वाइब्रेशन, और सिमिलरली अर्थक्वेक हमें फील होगा. तो फोकस कहते हैं या सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ से अर्थक्वेक, ये वाला पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. देन वी हैव एपिसेंटर. एपिसेंटर जो है ये एग्जैक्टली फोकस के ऊपर जमीन के सरफेस पे, यानी कि फोकस जो है वो पीछे हमने बात की कि यानी कि वो पॉइंट या वो एरिया, वो लोकेशन जहाँ से अर्थक्वेक अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम फोकस कहते हैं. तो एग्जैक्टली इसके बिल्कुल ऊपर सरफेस पे, जमीन की सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे एपिसेंटर. So epicenter, the area immediately vertically above on the surface of
earthquake focus. The effect in shaking are most intense at the epicenter. Obviously के फोकस से earthquake जनरेट हुआ या ओरिजिनेट हुआ और बिल्कुल इसके टॉप पे, इसके एग्जैक्टली ऊपर, वर्टिकली अबव, तो वहां पे earthquake का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा. सो नेक्स्ट इज, हमने बात कर ली किसकी, एपिसेंटर की. तो ये अब बता रहा है कि द एपिसेंटर इज लोकेटेड एज शोन इन द डायग्राम. अब ये एपिसेंटर बताया हुआ है, ठीक है. अब डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एंड अ सर्कल इज ड्रॉन आफ्टरवर्ड्स हैविंग रेडियस इक्वल टू कैलकुलेटेड डिस्टेंस. द पॉइंट वेयर सर्कल्स कोइंसाइड इज द एपिसेंटर. अब ये तीन सर्कल हैं, एक ये ग्रीन है, एक ये ब्लू टाइप है और एक ये रेड है. तो ये तीन सर्कल जहाँ पे एक पॉइंट पे ओरिजिनेट, एक पॉइंट पे जहाँ पे ये मिलें, तो वो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज द एपिसेंटर. तो अब ये सर्कल्स ड्रॉ कैसे किए, ये एपिसेंटर फाइंड कैसे किया, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ. तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक. सो लेट मी शेयर. Alright. So I hope this video is visible to all of you. So let me start this video. Okay, so let's take a look at how to locate the epicenter of an earthquake using the triangulation method. All right, so here is a map of the world, and we're going to zoom in on a particular region. We'll look at North America, and let's imagine that there was an earthquake somewhere in North America. Well, the question arises, where was the epicenter of that earthquake? Now, we may be able to get a general idea of where the epicenter was based on looking at the severity of damage, eyewitness reports, etc. But if you want to pinpoint the actual location of the epicenter, you have to do some calculating. And so let's look at how we're going to do that. First off, in order to pinpoint the epicenter, you need a minimum of 3 seismic stations. So let's pop a few of these seismic stations on the map. Let's say we have one here in California, one up here in Canada, and one down south here, labeled 1, 2, and 3. Now, these are locations where we have seismometers actively monitoring the shaking in the Earth's crust. अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये इन्होंने एक नॉर्थ अमेरिका, एक कनाडा और एक यहाँ पे ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं. और यहाँ पे जो सिस्मोमीटर है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, तो वो उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये मतलब अज्यूम कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे वो देख रहे हैं कि अर्थक्वेक्स आए हैं, ठीक है, 3. तो अब देखें आगे कि वो किस तरह से एपिसेंटर कैलकुलेट करता है. क्योंकि 3 अर्थक्वेक्स 3 डिफरेंट जगहों पे अर्थक्वेक फील हुआ है, तो अब वो एपिसेंटर कैलकुलेट करने लगे हैं. Of course, we have seismic stations all over the world. In order to use this triangulation method, we need at least 3 of these, or data from 3 of them. So, step 1 is going to be to take the data, the seismograms from each of these stations, and determine each of their epicenter distances. That is to say, I want to know how far point 1 is from the earthquake, how far point 2 is from the earthquake, and how far point 3 is from the earthquake. And this is fairly easily accomplished. You would simply find out the difference in arrival times for the P waves and S waves, and then use a travel time graph to calculate the distances. So let's say you have... तो ये वो कह रहे हैं कि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, जो अभी हमारे लेक्चर में आगे आएंगी, तो वहाँ पे पी वेव्स और एस वेव्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं, वो कितनी देर बाद इस पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे पहुँचती हैं. तो उस हिसाब से उन्होंने वो सिस्मोग्राफ और उसको यूज़ करके उन्होंने ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हैं कि पॉइंट 1 जो है वो अर्थक्वेक से कितना दूर है, एग्जैक्टली चूँकि अर्थक्वेक एपिसेंटर से कितना दूर है. सिमिलरली पॉइंट 2 एपिसेंटर से कितना दूर है, इसी तरह पॉइंट 3 जो है अर्थक्वेक से कितना दूर है. तो ये वो डिस्टेंसेस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, यानी कि फाइंड आउट कर लेंगे वो ग्राफ से. अब जब डिस्टेंसेस आ जाएंगे, फिर उन्हीं डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली ये क्या करेंगे कि अब हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, या इस डायरेक्शन में, व्हाटएवर. तो हम क्या करेंगे कि हम
उस उतने ही डिस्टेंस का, उतने ही रेडियस का, उतनी ही डिस्टेंस का एक सर्कल इसी पॉइंट के अक्रॉस जो है वो लगा लेंगे। तो अभी ये आगे यही आपको एक्सप्लेन करेगा। Have done that, and you have established that seismic station 1 is approximately 700 kilometers from the earthquake. So, something like this. But the problem is, we don't know if it's 700 kilometers in this direction, in this direction, in this direction. We don't know. It could be 700 kilometers in any direction. So what we can do is draw a circle around point 1 with a radius of 700 kilometers. And now we know that the epicenter is somewhere on that circle, somewhere on that line. But again, that's not good enough because we want to pinpoint the location. So let's turn our attention to location 2 and say we did our math and we found that location 2 is 3,000 kilometers from the epicenter. Now again, it could be 3,000 kilometers in any direction. So we will draw a circle around point 2 with a radius of 3,000 kilometers. Now notice something. If you did this properly, your circles should intersect, most likely in 2 places. And what that means is that the earthquake had to happen either here at this intersection or here at this intersection. But again, that's not good enough because we want to know exactly where the epicenter was, which leads us to station 3. We take our seismogram, we do our math, and we determine that station 3 is approximately 3,500 kilometers from the epicenter. So, again, it could be in any direction, so we take a drawing compass and we draw our circle with radius 3,500 kilometers. Now, if this works out properly... तो अब अगर आप देखें कि इन्होंने क्या किया कि इसी तरह सिस्मोग्राफ लिया और अपनी वो मैथ की कैलकुलेशन की और फाइंड आउट किया कि जो पॉइंट 1 है वो 700 किलोमीटर दूर है अर्थक्वेक से। सिमिलरली पॉइंट 2 जो है वो 3000 किलोमीटर दूर है अर्थक्वेक से, और सिमिलरली पॉइंट 3 जो है वो 3500 किलोमीटर दूर है अर्थक्वेक से। तो वो फिर एक 700 का इन्होंने सर्कल लगा दिया इस पॉइंट के अराउंड। इसी तरह इस पॉइंट 2 के अराउंड 3000 किलोमीटर का सर्कल लगा दिया इस पॉइंट के अराउंड, एंड देन पॉइंट 3 के अराउंड 3500 का स्क्वायर। अब एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों सर्कल्स मीट करेंगे वो होगा हमारा एपिसेंटर। तो ये वो पॉइंट है जहां पे तीनों सर्कल्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एपिसेंटर ऑफ अ earthquake. Circle with radius 3,500 kilometers. Now, if this works out properly, all 3... So I hope कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि how we calculate the epicenter of earthquake. And here we have the link of that particular video. ठीक है, so let's move ahead. अच्छा, जो टेक्निकल टर्म्स हम पढ़ रहे थे ये उसी की कंटिन्यूटी है। next one is isoseismal lines. A curve or line connecting points, places at which an earthquake shock is felt with equal intensity. iso means same, seismal mean seismic lines, यानी कि जो earthquake को हम वैसे seismic area या seismic zone कहते हैं, तो seismic earthquake को, तो यानी कि वो लाइन जहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सेम हो तो उसको हम कहते हैं कि आइसोसीजमल लाइंस। ठीक है, तो आइसोसीजमल लाइंस ऑन अ मैप, एंड आइसोसीजमल लाइन इज अ कंटूर और लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल intensity for a particular earthquake. Isoseismal lines help in locating the epicenter by showing one single clear area of maximum intensity, also known as epicentral area. और आइसोसीजमल लाइंस का तो हमें पता चल गया कि ये होती क्या है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि आइसोसीजमल लाइंस जो हैं वो एपिसेंटर फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होती हैं। चूँकि हमने बात की कि आइसोसीजमल लाइन वो लाइन है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है जिस एरिया में अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है या इंटेंसिटी है वो सेम हो, तो उसे हम आइसोसीजमल लाइन कहते हैं। अब ऑब्वियसली एपिसेंटर वाला एरिया ऐसा होगा जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और सेम होगी, वो हम फिर एपिसेंटर वहाँ से इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हैं वो आइसोसीजमल लाइन। अब यहाँ पे आप देखें ये जो बाहर वाला ब्लूइश टाइप है या जो भी कलर है, तो ये आ गया
देखें ये कितनी सिटीज़ हैं इसके अंदर, लोआ, ओहायो, इसी तरह अल्बामा, मिसिसिपी, और ये देखें तो ये एक आइसोसीजमल लाइन है। देन ये अंदर आप अगर जाएं तो ये देखें इलोनाइस, इंडियाना, टेनेस, मिसौरी, तो ये वाले जो ये यूएसए की सिटीज़ हैं, वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया था तो ये उन्होंने आइसोसीजमल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की थी। देन फिर ये एक अंदर एक रीजन है, फिर उसके अंदर एक फर्दर रीजन है, और देन ये रेड वाला देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो फील हुआ। और इसी तरह ये भी आइसोसीजमल लाइन है, मतलब ये जो ऐसी लाइन, ये कंटूर लाइन, मतलब ये रेगुलर नहीं होती, तो ये इस तरह की लाइन है। और ये एक मर्कली स्केल है, उस पे ये मतलब उस स्केल के अकॉर्डिंगली इनको कलर शेडिंग जो है वो दी हुई है। सो दीज आर द आइसोसीजमल लाइंस। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे पीछे हमने ये स्केल देखा, ये मर्कली इंटेंसिटी स्केल, तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये जो है स्केल से हमें पता चल जाता है कि, या कलर से भी हम देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी यानी कि कितना डैमेज उसने कॉज किया। अब अगर आपको याद हो तो 2005 में कश्मीर और इसमें एरिया में अर्थक्वेक आया था, और उसकी आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग इंटेंसिटी थी। It is the measure of the degree of destruction caused by an earthquake. It can be estimated from the effects felt or seen by an observer. Earthquakes are graded by a scale of intensity, for instance, modify Mercalli intensity scale. तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन के यानी कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ डिस्ट्रक्टफुल वाज दिस अर्थक्वेक, तो ये कितना डिस्ट्रक्टिव था दिस अर्थक्वेक, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, यानी कि हम आपके लिए क्वांटिफाई करते हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी क्या थी। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि किसी ऑब्जर्वर भी जो है ना वो बता सकता है कि अर्थक्वेक कितना फील हुआ और कितना जो है उसने यानी कि एस्टिमेटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स फेल्ट और सीन। तो इफेक्ट, एक तो अर्थक्वेक कितना ऑब्जर्व हुआ, दूसरा उसके इफेक्ट्स कितने हैं, तो ऑब्जर्वर भी इसके जो है ना इंटेंसिटी को बता सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऑलराइट, सो अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी स्केल है वो ये मर्कली स्केल पे, मर्कली इंटेंसिटी स्केल पे ये देखें, ये दिखाई दी है आपको। देन वी हैव सिज्मोग्राफ। अब सिज्मोग्राफ क्या है कि सिज्मोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक वाइब्रेशंस। तो सिज्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो वो वीडियो में भी बता रहे थे कि वो जो 3 पॉइंट्स हमने मार्क किए थे, तो वहाँ पे वैसे तो सिज्मोग्राफ जो है वो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड लगे होते हैं, तो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए, बट वो उन 3 पॉइंट्स में उसने बताया भी था, मेंशन किया था कि वहाँ पे हमारे सिज्मोग्राफ जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है कि अर्थक्वेक को डिटेक्ट भी करता है और उसको रिकॉर्ड भी करता है कि क्या वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड और वो सारी चीज़ें वो सिज्मोग्राफ जो है वो बताता है। An instrument consisting essentially of lightly suspended beam which is pivoted to a frame fixed to, जैसे ये आगे इंस्ट्रूमेंट की वो डिटेल बता रहा है, मैं डायरेक्ट आपको इंस्ट्रूमेंट आगे दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट वन इज सिज्मोग्राम। अच्छा, सिज्मोग्राफ तो हमने देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो सिज्मोग्राम क्या है। अब सिज्मोग्राफ जो जब अर्थक्वेक हो रहा हो तो सिज्मोग्राफ क्या करता है कि एक जो चार्ट है या एक आप कह लें ग्राफ है, वो चार्ट या ग्राफ जो है वो बनाता है। ठीक है, अब उस चार्ट को हम सिज्मोग्राम कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट को सिज्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सो मूवमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन अ चार्ट ऑन अ रोटेटिंग ड्रम, दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड सिज्मोग्राम। ठीक है, वो जो मूवमेंट जो अर्थक्वेक की रिकॉर्ड की गई हो उसे हम सिज्मोग्राम कहते हैं। टाइम इंटरवल्स आर मार्क्ड फ्रॉम विच the times of arrival of vibration can be read off. Seismogram is a series of zigzag lines, ये जैसे कि हम देख सकते हैं। तो ये seismogram recorded in the UK from a distant earthquake.
तो ये एक डिस्टेंट अर्थक्वेक मींस के जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ एपिसेंटर से दूर कहीं पे था ये सिस्मोग्राम जिसने ये अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया। ठीक है, अभी हम ये वेव्स में नहीं जाते, वेव्स हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है जी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट सारा जो है ये सिस्मोग्राफ है। इसके अंदर एक ड्रम सा लगा हुआ है और ये ऊपर इसके ऊपर ये जो है चार्ट सा लगा हुआ है, और जब ये वाइब्रेशंस होती हैं तो ये उसको फिर अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करता है। ये इस तरह से एक चार्ट बनता है आपका। ठीक है, और ये जो है वो स्केल है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड है, और इसी तरह ये एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन। हाँ, अभी तक हमने जो टेक्निकल टर्म्स थी रिलेटेड टू अर्थक्वेक वो हमने देख ली। नाउ लेट अस क्लासिफाई द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो अर्थक्वेक को बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ओरिजिन तीन क्लासेस में डिफाइन यानी कि सेपरेट किया हुआ है। तो अर्थक्वेक ड्यू टू सरफेस कॉज एक चीज, दूसरा हो गया अर्थक्वेक ड्यू टू वोल्केनिक कॉज, एंड द थर्ड वन इज अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक कॉज। तो आई होप कि ये वोल्केनिक कॉज और टेक्टोनिक कॉज ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिर बता देता हूँ। तो सबसे पहला है जी सरफेस कॉज। सरफेस कॉज में मतलब मैं आपको बताऊं कोई भी कोलैप्स हो गया, कोई धमाका हो गया, कोई बिल्डिंग बड़ी गिर गई या वॉट एवर, तो उस वजह से ज़मीन में जो वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है, या कहीं लैंडस्लाइड आ गया, उस वजह से ज़मीन में जो वाइब्रेशंस आती हैं तो उसको कहते हैं हम कि अर्थक्वेक ड्यू टू सरफेस कॉज। द नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक ड्यू टू वोल्केनिक कॉज। वोल्केनिक कॉज हमें पता है कि जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो, वो वोल्केनोज का हमने एक बड़ा लेक्चर कवर किया है। तो जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो, यानी कि लावा बाहर आए या मैग्मा बाहर आए, वोल्केनिक एक्टिविटी हो, वहाँ पे हमें पता है कि गैसेस भी इमिट होती हैं और वो प्रेशर के साथ आता है और वहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है, देन वी हैव अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक कॉज। तो आई थिंक वेरी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इनकी मूवमेंट्स जो है पर ईयर 1 to 2 इंच मूव करती हैं, और जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं, और उन बाउंड्रीज के यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और यहाँ पे आगे कहीं मेंशन भी होगा कि कौन कौन सी जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उनसे अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो ये उन बाउंड्रीज से जो है अर्थक्वेक यानी कि जो वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक दूसरे के जब मूव स्लाइड करें या डाइवर्ज हों या कन्वर्ज हों तो उस केस में फिर अर्थक्वेक्स आते हैं। तो उस वजह से जब अर्थक्वेक आए तो उससे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक कॉज। अब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक कितने डीप थे। तो अब शैलो अर्थक्वेक वो जो कि सिर्फ जमीन की सरफेस से नीचे 60 किलोमीटर तक जिसकी डेप्थ हो, या फोकस यानी कि एपी सेंटर और फोकस के दरमियान जब वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर तक हो तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज अ शैलो अर्थक्वेक। और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक वो होता है कि जब एपी सेंटर और फोकस के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 60 to 200 किलोमीटर हो तो उसे हम इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहते हैं। और सिमिलरली जब ये फोकस जो है वो सरफेस से 300 किलोमीटर की रेंज में लाई करे तो उसे हम कहते हैं दिस इज अ डीप अर्थक्वेक। तो दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देख ली कि अर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस। ठीक है, अच्छा अभी हमने देख लिए कि क्लासिफिकेशन, तो पहली क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप्स देखी, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि कॉजेज ऑफ यानी कि व्हाट आर द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक्स। तो अब यहाँ पे वो रीजन भी बता रहा है कि मोस्ट अर्थक्वेक टेक्स प्लेस अलोंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये वो जो टेक्टोनिक कॉज था वो कह रहे हैं कि वो जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक्स का। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक्स आर एक्सप्लेन्ड बाय एच.एफ. रेड बाय इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। अब ये वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कोई साइंटिस्ट था एच.एफ. रेड जो कि इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी का नाम उसने दिया
जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो कैसे कॉज होते हैं या कैसे बात आते हैं. So in certain zones of Earth's crust, the stresses accumulate gradually in rock masses. अब ये अपनी ये कोई कहानी बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ज़मीन के सर्टन जोन्स में जो है अर्थ क्रस्ट में स्ट्रेसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं रॉक्स में, ठीक है. और वो स्ट्रेसेस जब करते करते एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं तो फिर वो क्या करता है कि उन रॉक्स को जो है वो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और फिर फर्दर वो जो स्ट्रेसेस जो हैं वो उस एक लिमिट से एक्सीड कर जाएं तो वो जो क्रैक्स हैं वो फेल हो जाते हैं और उनके अंदर कोई जो है वो स्ट्रेन जो है फर्दर नहीं रहता, ठीक है. स्ट्रेस पहले स्ट्रेस जनरेट होती है यानी कि स्ट्रेसेस पहले जनरेट हुई, फिर स्ट्रेसेस का रिएक्शन है क्या, स्ट्रेन, ठीक है. तो जहाँ पे फिर वो बिल्कुल फेल हो जाएं, उनमें बिल्कुल फेलियर आ जाए, आपके लिए उनमें बड़े बड़े दरारें एक तरह से पड़ जाएं या क्रैक्स आ जाएं, तो उस केस में वो कहते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स फील होते हैं. और फिर उस एरियाज में आफ्टर शॉक्स भी जिसे कहते हैं कि एक मेजर अर्थक्वेक आया उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, तो वहाँ पे आफ्टर शॉक्स भी आते हैं. तो ये एक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी थी जो इसने HF रेड ने दी, ठीक है. अनदर कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसमें अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स, 7 से 8 प्लेट्स हैं, ठीक है. और जो कि हमेशा मोशन में होते हैं और उनकी जो मोशन है वो कन्वर्ज या कन्वर्जेंट बाउंड्री बने या वो ड्रिफ्ट करे अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उस केस में जो है ये मोशन होती है. द मोशन दिस मोशन प्लेट्स इधर थ्रस्ट कन्वर्ज और ड्रिफ्ट अवे, ठीक है. ये बाउंड्रीज हमने पढ़ी थी. इन एनी केस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स. तो जो भी हो बाउंड्रीज पे ही अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वीकर जोन होते हैं अर्थक्वेक के लिए. तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं. देन देयर आर द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक जब ऑब्वियसली अर्थक्वेक मूव करता है ना, जलजला एक जगह से ओरिजिनेट हुआ तो वहाँ से वो कितने किलोमीटर दूर मूव करते हैं. अब अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान में जब कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक फील हो तो पता चलता है जी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और वो एरिया जो था सॉरी वहाँ पे उन एरियाज में एपिसेंटर वहाँ पे था, लेकिन वो पाकिस्तान तक वो अर्थक्वेक जो है वो पहुँच जाते हैं. तो ये थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये मूव करते हैं. तो अब ये इन्हीं वेव्स के थ्रू ये मूव करते हैं. तो अर्थक्वेक की कुछ वेव्स हैं, these which are called P waves or primary waves, secondary waves or S wave, and long waves or L waves. So let us discuss these waves one by one. So P waves, these are longitudinal in nature and travel with very high velocity. They are fastest and first to arrive at a recording station. These can be transmitted through soils as well as fluids. तो ये जो P waves हैं या primary waves हैं ये longitudinally मूव करती हैं, मतलब स्ट्रेट मूव करती हैं, और दूसरा सॉलिड्स और फ्लूइड्स से भी ये पास करती हैं, ठीक है. तो और ये जहाँ पे भी सिस्मोग्राफ हमारे लगे होते हैं सबसे पहले पी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ये पहुंचती हैं. देन वी हैव सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स और शेयर वाइब्रेशंस. अब वो थी पी वेव्स थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सेकेंडरी वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स या शेयर वाइब्रेशन, मतलब ये अप एंड डाउन इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है. नेचर एंड वेलोसिटी इज लेस देन पी वेव्स. ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी जो है प्राइमरी वेव से कम है. द एस वेव्स डू नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स. तो इट मीन्स कि एस वेव्स जो हैं ये सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, फ्लूइड से पास नहीं होती. और पी और एस वेव्स को हम कलेक्टिवली बॉडी वेव्स भी कहते हैं. तो ये पीछे आप देख भी सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट मूव कर रही हैं ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट, तो ये जो इसे प्राइमरी वेव कहते हैं. और ये जहाँ पे जब मूव कर रही होती हैं तो कुछ एरियाज में टेंशन आती है और कुछ में कंप्रेशन आती है. अब ये देखें ये जोन जो है वो कंप्रेशन का है, ये कंप्रेशन का, और ये वाला जो है सेंटर में टेंशन का है. तो इसे डायलेशंस कहते हैं इन एरियाज के, ठीक है. तो
अभी तक यानी कि अर्थक्वेक यहाँ तक पहुंची है। ये देखें यहाँ पे रेगुलर वो लाइंस हैं आपको नजर आ रही हैं, तो इट मींस दिस इज द अनडिस्टर्ब्ड मीडियम, यानी कि अभी अर्थक्वेक यहाँ से इस एरिया तक जस्ट पहुंचा है, यहाँ से आगे अभी अर्थक्वेक ने मूव या इस वेव ने मूव नहीं किया। देन वी हैव एस वेव, सेकेंडरी वेव, जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया इन एरियाज में कोई भी जो कंप्रेशन और टेंशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट है जमीन में। तो और इस दो पीक्स को कहते हैं कि वेवलेंथ अर्थक्वेक की, एस वेव में। और ये आगे दो वेव्स हैं, या पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर इनको देखते हैं। अच्छा, ये वही चीजें जो अभी हम देख चुके हैं। देखें, दिस वाज द अनडिस्टर्ब सैंपल या मटेरियल, यहाँ पे अभी अर्थक्वेक नहीं आया। फिर ये अर्थक्वेक आया तो देखें सबसे पहले प्राइमरी वेव्स ने मूव किया। तो प्राइमरी वेव्स ये देखें, ये एक्सपेंशन वाला या टेंशन वाला जोन है ये वाला, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन या टेंशन, फिर कंप्रेशन, एक्सपेंशन, टेंशन, और ये अनडिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी वेव्स जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट है ज़मीन में, ठीक है। बाकी वो जो जिसे आप कह लें कि कंप्रेशन और टेंशन नहीं है। दो मैक्सिमम पीक्स के दरमियान इसे वेवलेंथ कहते हैं। और ये चीज़ है, दिस इज हाउ पी वेव्स एंड एस वेव्स मूव। फिर ये आपको समझाने के लिए, ये देखें ज़मीन के अंदर नीचे कहीं पे एपिसेंटर था, सॉरी फोकस था अर्थक्वेक का। तो अब ओब्वियसली इसके बिल्कुल ऊपर अर्थक्वेक जो है मूव कर रही है। अब ये देखें, ये कंबाइन दोनों वेव्स हैं। तो अब इस केस में हम कहेंगे दीज आर द बॉडी वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव, ये देखें कंप्रेशन जोन, फिर ये टेंसाइल, ये वाला टेंशन जोन, फिर कंप्रेशन जोन, फिर टेंशन जोन, लेकिन साथ में जो है जिग जैग मूवमेंट भी है। तो इट मीन्स के अप एंड डाउन मूवमेंट भी है। तो इट मीन्स के ये यहाँ पे दोनों वेव्स जो है मूव कर रही हैं। अब ये देखें अर्थक्वेक ऊपर पहुंचा, तो ये जो एक तरह से आपको वाइब्रेशन, और ये देखें इस घर में, ये इस हाउस में वाइब्रेशन जो है आपको फील करवाई गई है, ये जो डॉटेड लाइंस लगा के। देन वी हैव लॉन्ग वेव्स, द थर्ड टाइप ऑफ वेव। तो ये वो वेव्स हैं जो कि ज़मीन की सरफेस पे ट्रैवल करती हैं। So these are transverse in nature and their velocity is much less than the P and S waves. अब surface waves की velocity जो है वो S P और S दोनों से कम है। और L waves are believed to be produced by reflection and refraction of P and S waves at the Earth's surface. तो ये जो L waves, ये believe किया जाता है कि जो long waves हैं ये P wave और S waves की reflection और refraction से बनते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द स्लोवेस्ट, ये स्लोवेस्ट है बट हैव अ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड डू द ग्रेटेस्ट डैमेज एट द सरफेस, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस पे ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो डैमेज ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर ही होता है ज़्यादातर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करती हैं। एंड दे आर सिमिलर टू रिपल सीन एक्सपेंडेड फ्रॉम द पॉइंट। अब ये वो ये बिल्कुल जिस तरह आप पानी के तालाब में कोई पत्थर मारें, ठीक है, तो उसके सारे साइड्स पे क्या होगा कि वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी और वो किनारों की तरफ जाएंगी वो वेव्स। तो बिल्कुल वैसी ही होती हैं ये लॉन्ग वेव्स। और लॉन्ग वेव्स या एल वेव्स को सरफेस वेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरफेस पे ट्रैवल करती हैं। तो लॉन्ग वेव्स के फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं, एक लव वेव्स और दूसरा रेले वेव्स, यानी कि एल क्यू और लव वेव्स और रेले वेव। लव वेव्स को एल क्यू कहते हैं और रेले वेव्स को एल आर कहते हैं, ठीक है। तो ये वही ये देखें अब रेले वेव्स। तो रेले वेव्स में देखें कि अप एंड डाउन मूवमेंट है इसमें, ठीक है, और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि सरफेस पे है ना। देखें पूरी नीचे से सारी सॉइल जो है वो, ज़मीन जो है वो अनडिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ सब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पे देखें ये भी सरफेस को, ज़्यादातर सरफेस को डिस्प्ले वो कर रहा है, लव वेव्स। तो ये रेले वेव्स, ये लव वेव्स। तो लव वेव्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली यूं यूं मूव करती हैं, और ये रेले वेव्स जो हैं ये अप एंड डाउन मूव करती हैं। तो अब ये देखें पी वेव्स इनिशियली प्रोपोगेट हुई यहाँ से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रही हैं और ये सरफेस पे जा रही हैं।
एस वेव्स जो है वो देखें, ये अभी इसमें आया है, वो इसी तरह भी इसमें डिफ्लेक्शन और करते करते ये एस वेव इस तरह से मूव करती हैं। तो ये आपको बता भी रहे साथ में कि पी वेव और एस वेव ट्रैवल कैसे करती हैं किसी भी सरफेस में। ये लव वेव्स, ये सरफेस वेव्स। देन वी हैव मर्कलीज इंटेंसिटी स्केल, यानी कि अर्थक्वेक को इंटेंसिफाई किया गया है कि बेस्ड ऑन द डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है। तो वो बताता है कि हम जस्ट ये बता देते हैं कि स्केल क्या है अर्थक्वेक का, 754। अब 754 ऑलरेडी डिफाइंड है कि 7 पे अगर 7 स्केल होगा तो क्या अर्थक्वेक मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और वो कितना डैमेज करेगा, इसी एंड सो ऑन। तो ये जो मर्कली स्केल है, इंटेंसिटी स्केल है, इसको 1 to 12, तो 1 मीन्स के नॉट फेल्ट और 12 मीन्स के टोटल डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है, ठीक है। तो मर्कली स्केल मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, बाकी थ्योरी जो है ऑलरेडी बता भी कुछ चुका हूँ और बाकी आप देख लेंगे। तो दिस इज़ द मर्कली इंटेंसिटी स्केल। सो 1 इज़ नॉट फेल्ट और ये साथ में इसकी कलर कोडिंग भी होती है, ठीक है। 1 नॉट फेल्ट, 2 वीक, फिर 3 भी वीक में आता है, 4 लाइट में आता है, 5 जो मॉडरेट, 6 स्ट्रॉन्ग, 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, देन 8 जो है वो सिवियर, 9 वायलेंट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये 1 to 12 ये है, ये स्केल में डिवाइड किया गया है और ये आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो ये आप देख लेना। देन इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हमें पता है कि अर्थक्वेक जब होते हैं तो उससे बहुत सारे जो है उसके इफेक्ट्स हैं। मतलब फर्स्ट वन के आप डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। अब बिल्डिंग्स में कुछ भी आ जाता है, ये सिविल स्ट्रक्चर्स आप कह लें जनरली, इसमें रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये सारे। अब बिल्डिंग्स में कमर्शियल भी आ सकती हैं, इसी तरह रेजिडेंशियल भी आ सकती हैं। फिर उसी तरह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। साइकोलॉजी यानी कि बंदा फिर खौफ रहता है कि किसी भी वक्त अर्थक्वेक आ सकता है। अब इसी तरह फिर फायर्स में आप देखें तो फायर के केस में ये जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है हमारी, ये फट जाए, फिर कहीं पे इनको इग्निशन मिल जाए तो वहाँ पे अगला आग लग सकती है। सिमिलरली ये जो हमारे वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और पोल्स, ये अगर डैमेज हो जाएं तो इनसे भी जो है वो फायर, आग वगैरह लग सकती है। देन सुनामी भी आती हैं, क्योंकि अगर अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो समंदर में है या कुछ, तो उस केस में ये है कि फिर समंदर में जो मूवमेंट आएगी पानी में, तो वो पानी जो है फिर ओबियसली जो खुश्की की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहाँ पे वेव्स हैं, तो सुनामी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह लैंडस्लाइड, वीकर एरिया में जहाँ पे हिली एरियाज हैं वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आए तो वहाँ पे लैंडस्लाइड भी आ जाते हैं। फिर इसी तरह डिजीज़ भी यहाँ, इससे वबाएँ और बीमारियाँ भी फैलती हैं। और वो कैसे फैलती हैं कि अगर लेट्स से अर्थक्वेक जो है वो इसकी इसकी वजह से आ रहा है, टेक्नो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें पता है कि वहाँ पे गैसेस इमिशन भी होती है एंड सो ऑन, तो फिर बीमारियाँ भी फैलती हैं। सॉइल लिक्विफिकेशन का ये मतलब है कि अर्थक्वेक जब, अब ज़ाहिर है जब अर्थक्वेक आए तो ज़मीन के अंदर, क्योंकि मिनिमम जो शैलो अर्थक्वेक है वो 60 किलोमीटर नीचे तक है, 60 किलोमीटर सिर्फ ज़मीन के अंदर जाना एक बहुत बड़ी जो है ना चीज़ है। अब 60 किलोमीटर तक, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर सब कुछ होता है, गैसेस भी होती हैं, रॉक्स भी हैं, वाटर भी है, फिर बाकी मिनरल्स भी हैं, मेटल भी हैं, तो वो फिर वाटर जो है, वाटर टेबल उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। अब अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर टेबल या पानी जो है उस एरिया में नीचे आ गया और ऊपर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी या कमर्शियल बिल्डिंग थी, तो होगा क्या कि वाटर, पहले इनिशियली सॉइल जो थी वो हार्ड थी, अब बाद में क्या हो गया कि पानी उसमें आ गया, तो वो पानी जो है, अब वो जो नीचे सॉइल है उसके नीचे पानी आने के बाद वो फ्लूइड एज अ लिक्विड बिहेव करेगी। तो इनिशियली हमारी बिल्डिंग जो थी वो हार्ड स्ट्रेटा पे थी, लेकिन जब वो लिक्विड बिहेव कर रही है तो नीचे से वो फिर उसके ओवरटर्निंग के या डूब जाने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं, तो इसे हम सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं।
सो ये आगे जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारे इफेक्ट्स, ये आगे वन बाय वन गिवन है। ये देखें इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये देखें बिल्डिंग्स किस तरह से डैमेज हुई हैं। इवन ये जो रेल की जो पटरियाँ हैं ये देखें इनका क्या हाल हुआ है, रेल्स जिसे कहते हैं। और ये देखें ब्रिजेस का कोलैप्स, ये फ्लाईओवर का कोलैप्स, रोड जिस तरह से बैठ गई हैं देखें। ये कोई बता रहा है कि आग लगी है जी, अब यहाँ पे वही बात बता रहा है कि गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक केबल जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो जिसकी वजह से आग लग गई। और ये एक सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया था 1906 में, तो उस वजह से फिर आग लगी, 3 दिन तक लगी रही, और जिससे 2.5 लाख घर जो है ना वो 2.5 लाख लोग जो हैं वो होमलेस हो गए, मतलब उनके घर जल गए। सुनामी और सीचेस भी आते हैं। सुनामी जो है बड़े स्केल पे होती है सुनामी, यानी कि अर्थक्वेक किस तरह से मूव करेंगे खुश्की की तरफ, ठीक है, सॉरी वाटर। अब ये सुनामी देखें आई तो इसकी जो वेव्स की जो ट्रेवल स्पीड है वो 835 किलोमीटर पर आवर, फिर यहाँ पे 340 किलोमीटर पर आवर। वाटर की चूँकि जो अपना अर्थक्वेक का जो फोकस था वो यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे जो है वेव्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे फोकस से दूर जाते जाएंगे तो ये इंटेंसिटी या ये जो स्पीड है ये कम होती जाएगी। यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर अच्छी खासी स्पीड होती है। अब इस स्पीड से जब वाटर जो है ये आएगा तो ये ऑब्वियसली डैमेज तो करेगा। तो स्मॉल स्केल पे जो सुनामी है उसे सीचेस कहते हैं, और लार्ज स्केल पे सुनामी तो सुनामी है, ठीक है। देन ग्राउंड मूवमेंट, उससे क्या होगा कि देखें लैंडस्लाइड भी आ सकते हैं, ठीक है, और लैंडस्लाइड आ सकते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ज़मीन यानी कि रिलेटिवली बैठ सकती है, जिस तरह ये पीछे हमने देखा था, ये देखें। अब इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, तो एक जगह नीचे चली गई एक ऊपर रह गई, तो दिस इज ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। तो बाकी आप देख लें, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, हम पीछे ही ऑलरेडी सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन लिक्विफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इज द मिक्सिंग ऑफ सैंड और सॉइल एंड ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो ये एंड वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर उसके साथ सैंड और सॉइल वगैरह मिल जाए तो उसे हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। और जब वो ये पानी जब मिक्स हो जाए तो उसे कहते हैं कि ग्राउंड बिकम सॉफ्ट, ग्राउंड सॉफ्ट हो जाती है और वो जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। और उसके ऊपर अगर कोई बिल्डिंग होगा तो इट में स्टार्ट टू लीन, टिप ओवर और सिंक सेवरल फीट, यानी कि कुछ फीट तक वो डूब सकती है, क्योंकि ज़मीन की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई ना, पानी उसमें आ गया। तो ये देखें ये आपको ये पानी आ गया किसी भी वजह से, तो अब ये देखें जो है ये टिल्ट हो गई है और बिल्डिंग किसी हद तक थोड़ी सी सिंक डूब गई है। तो दिस इज़ अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ लिक्विफिकेशन। डिजीजेस के फ्रेश वाटर सप्लाईज आर ऑफन कट ऑफ, ठीक है, causing typhoid and cholera. Lack of shelter and food increases suffering. After all, with water and power failures, stores closed, travel is difficult. तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर सप्लाई जो है वो मिलना बंद हो जाती है, और इस वजह से फिर लोग जो है ना बीमार होते हैं, और वाटर और पावर में फेलियर्स आ जाते हैं, फिर स्टोर्स वगैरह दुकानें बंद हो जाती हैं एंड सो ऑन, और ट्रैवलिंग भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो डिजीज़ वगैरह वो बाएँ फैलती हैं। नाउ दीज आर द सम प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक आ गया अब क्या किया जाए। तो फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें क्या करें आप कि अब लेट सपोज अगर आप आजकल इस्लामाबाद में बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस्लामाबाद अर्थक्वेक के जिस जोन में आ रहा है उस जोन को, उस चीज़ को वो कंसिडर करते हुए फिर आप उसका डिज़ाइन करें, ठीक है। तो अब अगर आपने अर्थक्वेक का इफेक्ट को कंसिडर किया हुआ है तो आपका जो बिल्डिंग है वो उसका डिज़ाइन जो है वो सेफ होगा। देन अगर ओल्डर बिल्डिंग है तो उसमें रिट्रोफिटिंग कहते हैं, टर्म यूज होती है। रिट्रोफिटिंग मीन्स कि आप नई चीज़ ऐड करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं या उसकी लाइफ को इन्हांस करते हैं। अगर पुरानी बिल्डिंग ओबियसली वहाँ तब ये डिज़ाइन कोड्स नहीं थे और अर्थक्वेक की ये जो जोनिंग वो नहीं हुई थी,
तो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये है कि आप उसको रिट्रोफिटिंग मतलब न्यू फैसिलिटीज ऐड करके। ऑलराइट, सो रिट्रोफिटिंग ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन फर्दर ऐड भी की है कि इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग सम न्यू फीचर्स दैट वर नॉट एडेड बिफोर, यानी कि आप नए फीचर्स ऐड करते हैं जो कि पहले से ऐड नहीं थे। ठीक है, बिल्डिंग में पुरानी बिल्डिंग्स थी जब बिल्डिंग कोड्स नहीं थे या तब की बिल्डिंग्स जो बनी थी। तो retrofitting in construction industry refers to re-strengthening of existing structure to make them seismic resistant। बेसिकली ये retrofitting जो है ये seismic resistivity के लिए की जाती है, और ये एक इकोनॉमिक अप्रोच है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के जो लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया जाता है इंस्टेड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग इट। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट मेजर क्या है कि कंस्ट्रक्शन मेथड्स मीन कि इसमें आप आइसोलेशन को अलग कर दें बिल्डिंग से, तो यानी कि बेसमेंट को आइसोलेट कर दें ऊपर वाली बिल्डिंग से, जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है उससे। ठीक है, वो कैसे, वो मैं नेक्स्ट फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द नेक्स्ट प्रोटेक्टिव मेजर इज के जो जो हमने पीछे उसका कॉज पड़ा, जो हजर्ड पड़े, वो ये था कि गैस पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो अब जहाँ से डैमेज के चांसेस है वहाँ पे आप इसके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना दें। ठीक है, या फिर इसको ऑटोमेटिक जो शट ऑफ वाल्व वगैरह वो चीज़ें लगा दें, तो जहाँ पे भी कोई मसला आएगा तो वो इलेक्ट्रिक पावर जो है ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी और वहाँ से फायर और इसके चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, सो ये वो चीज़ है बेस आइसोलेशन कि इनिशियली ये देखें एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी जिसमें फाउंडेशन ये बनी है रिजिड फाउंडेशन है। ठीक है, और अब ये बिल्डिंग है जहाँ पे उन्होंने स्प्रिंग वगैरह या इस तरह से लगा के तो इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ना आइसोलेट कर दिया। तो ये उसका क्लोज जो है फिगर इमेज है जिसमें अब यहाँ से ऊपर जितनी भी बिल्डिंग टॉल होगी वो इफेक्ट नहीं होगी अर्थक्वेक से। वो एज अ वन यूनिट मैस वो बिल्डिंग सारी की सारी मूव करे, बेशक करेगी, थोड़ी बहुत मूवमेंट उसमें आएगी, लेकिन उसमें ऐसा कोलैप्स नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है अब ये ज़्यादातर जापान में जो है वो अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली होते हैं। नाउ दीज आर द प्रोटेक्टिंग मेजर्स और हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो आप क्या करें कि एक तो पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें कि अबाउट रिस्क मैनेजमेंट के हजर्ड रिस्क मैनेजमेंट कि अगर इस तरह कोई अर्थक्वेक्स या सुनामी या कुछ भी या लैंडस्लाइड आ जाए या कोई आग वगैरह लग जाए तो हाउ यू हैव टू डील विद सर्टन टाइप ऑफ और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिनेरियोज। तो एक तो आप पब्लिक अवेयरनेस करें। सेकेंडली आप प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको अब उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। देन अब जो अपनी बिल्डिंग्स का जो डिज़ाइन है उसको सेफ बनाएं और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन यानी कि अर्थक्वेक का जो सीज्मिक डिज़ाइन है उसको फॉलो करें। ठीक है, देन शहर सिंपली ये जो बिल्डिंग कोड्स हर कंट्री के बने होते हैं, जिस तरह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान भी है, तो वो कोड बने हुए हैं, बस आपने क्या करना है कि वो कोड जो हैं वो रूरल और एरियाज और या स्पेसिफिक एरियाज के लिए उन कोड्स को फॉलो करना है। सो दीज वर द प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। If you still have any question, then you can ask anytime. Thank you.